जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी केफ2 का है हमारा रिवीजन का सेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा इस रिवीजन में हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि एक तो हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करेंगे। ठीक है, सेकंड जो है ना बच्चों, इसमें जो रीसेंट अटेम्प्ट के पेपर्स है ना, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स के इंशाल्लाह पेपर जो है ना वो मैं आपके सामने रख के डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिर अभी से मैं स्टार्ट में आपको ये बताता चलूँ कि थ्योरेटिकल एरिया जो है ना वो आप इस रिवीजन के साथ साथ भी आप खुद से उसको मेमोराइज करें, याद करें, ताकि आपको बाद में इशू ना हो। ठीक है बच्चों जी, पहला एरिया है हमारा इनकम टैक्स का। ठीक है, पेपर में इससे अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स का पेपर आएगा। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स। ठीक है, अब इन 60 मार्क्स में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें एक होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी में जो उसका फेवरेट एरिया है, जो उसने खुद बताया हुआ है, तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल एरिया है। नंबर सेकंड उसका सबसे फेवरेट एरिया वो कौन सा है? असेसमेंट, अपील्स एंड रिटर्न्स वाला। ओके हो गया। बाकी वो आपसे डिफिनीशंस वगैरह टेस्ट कर सकता है, जैसे उसने बार बार टेस्ट किया है, जैसे डिफाइन कैपिटल एसेट, हाँ, जैसे डिफाइन डिस्पोजल, डिफाइन कॉस्ट, समझ आ रही है? इस तरह की चीज़ें वो आपसे जो इनकम टैक्स के हेड्स ऑफ इनकम है, लॉसेस है, उसमें जो थ्योरेटिकल एरियाज है, खासकर डिफिनीशंस। ठीक है, बाकी अगर कोई थ्योरेटिकल एरिया टेस्ट करेगा, जैसे कंसिडरेशन रिसीव्ड, बिजनेस के ये उसके जैसे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग उसका फेवरेट एरिया है, वहां से वो टेस्ट करता है जो बिजनेस इनकम में है। ठीक है, तो वो डिफिनीशंस वगैरह, तो ये 3 तरह के यहां से कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस टेस्ट होंगे। सेकंड वो टेस्ट करेगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपने ड्यूरिंग द सेशन नोट किया होगा कि हमने कैपिटल गेन्स के क्वेश्चंस भी किए हैं, प्रॉपर्टी के भी किए हैं, सैलरी के भी किए हैं। ठीक है, बिजनेस के हमने नहीं किए। बिजनेस के आपके साथ में 4-5 क्वेश्चन रीसेंट अटेम्प्ट्स के, और मैं आपको पास पेपर्स दे दूंगा, आपने सिर्फ रीड आउट करने हैं। मतलब क्वेश्चन जो है ना, आप अगर 4-5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कर लेना, आपको आइडिया हो जाता है। लाजमी नहीं है आप 100 पास पेपर्स करें, समझ आ रही है? जो नोट्स है वो आपको याद हो, और उससे रिलेटेड आप 4-5-6 ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करें ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो कमिंग अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसी तरह का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ना वो टेस्ट करेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल में उसके पास 3 ऑप्शन है, बल्कि 4 ऑप्शन है उसके पास न्यूमेरिकल। कितने ऑप्शन है? 4। एक इंडिविजुअल का सैलरी का न्यूमेरिकल। जब मैं सैलरी का कहता हूं ना, तो इसका मतलब यह है कि इसमें मोर देन 90% डेटा जो है ना वो सैलरी का होगा। जैसे चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स है, आप देखें तो उसमें बाकी हेड्स भी है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो कहाँ से है? सैलरी से। ठीक है, फिर इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल, लेकिन वो बिजनेस बेस्ड हो, जैसे चैप्टर 14 है। कौन सा है बच्चों? 14। उसमें मेजर पोर्शन किसका होगा? बिजनेस का होगा।
ठीक है। थर्ड वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है एओपी का, एसोसिएशन ऑफ पर्संस का। और फोर्थ वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है किसी स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम से। इसकी भी हमने प्रैक्टिस की है, जैसे कैपिटल गेन्स और प्रॉपर्टी इनकम और सैलरी इनकम, उसका ये तीन जो है ना फेवरेट एरिया है। ये शॉर्ट न्यूमेरिकल होगा, ये 10 नंबर का, 8 नंबर का। और या फिर लॉसेस से भी उसने इंडिविजुअली 8-10 नंबर के, 7 नंबर के, 6 नंबर के न्यूमेरिकल टेस्ट किए हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद जो एक न्यू एरिया है आपके लिए, वो क्या है बच्चों? एमसीक्यूज। ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए आपकी कंसंट्रेशन के साथ रीडिंग नोट्स की और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है अगर वो क्लियर होना तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। और एमसीक्यूज का फेवरेट एरिया मेरे ख्याल में उसका जो आपको तंग करेगा वो असेसमेंट अपील्स वाले हो सकता है। 2-3 एमसीक्यूज वहाँ से वो उठा ले, 2-3 वो सेल्स टैक्स थ्योरी से उठा ले। ठीक है। तो बाकी इस तरह से ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम जो है ना वो किधर गया अभी, बुलाओ उसको। जी बच्चों, क्लियर है ना? वही है। हाँ दे जल्दी करे, फिर बंद हो गया ऑलरेडी। हमको यार वो मेरा लैपटॉप किधर है? जी बच्चों, तो हम शुरू करते हैं इनकम टैक्स चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में बच्चों हमने डिस्कस किया था सबसे पहले टैक्स ईयर को, याद आ रहा है जी? टैक्स ईयर हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट नॉर्मल, नंबर सेकंड स्पेशल और नंबर थर्ड ट्रांजिशनल। ठीक है। नॉर्मल टैक्स ईयर हमने पढ़ा था कि हमेशा स्टार्ट होगा 1 जुलाई से और एंड होगा 30 जून को। ठीक है जी। डिनोट कैसे करेंगे? अब एग्जाम में आप जा रहे हो तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था कि आपने ईयर एंड देखना है। क्या देखना है बच्चों? ईयर एंड। ठीक है। जो ईयर एंड है ना, जो भी है, उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा 30 जून आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले इसको समझते हैं फिर हम कर लेते हैं। ठीक है जी। स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा था? स्पेशल टैक्स ईयर वो था जिसका ईयर एंड हो अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है। 12 मंथ्स का कोई भी टाइम पीरियड जो कि नॉर्मल ना हो तो उसको हम कौन सा टैक्स ईयर कहेंगे? स्पेशल। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा है? जो जब कभी हम शिफ्ट करें, ठीक है, चेंज करें, क्या करें? चेंज करे टैक्स ईयर में फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, या फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल। जी। अब इस टैक्स ईयर का ईयर एंड क्या होगा? यूनिवर्सल रूल समझ ले। ठीक है। कॉन्सेप्चुअली भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आप यूनिवर्सल रूल समझे। टैक्स ईयर का क्या देखना है बच्चों? ईयर एंड। ईयर एंड के बाद आपने देखना है कि कौन सा 30 जून आ रहा है। मतलब अगर 30 जून 2020 तो टैक्स ईयर आपका क्या होगा? 2020। ये तीनों के लिए ये रूल याद रखना। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, नॉर्मल का मैं एग्जांपल देता हूं कि 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 तक, तो ये कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर। कौन सा? नॉर्मल। ईयर एंड क्या है? खुद 30 जून है, तो ये टैक्स ईयर कौन सा बन जाएगा? 2016। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 1 मार्च 2020 से लेके 28 फ़रवरी
2021 तक आपको ईयर गिवन है, ठीक है। तो अब 30 जून तो नहीं है ना, इसके बाद आप जाएं 30 जून कौन से वाला आएगा, 21, तो ये टैक्स ईयर कौन सा हो जाएगा, 2021। ओके हो गया। एक और एग्जांपल ले ले कि आपका टैक्स ईयर हो 1 अक्टूबर 2024 से लेके 30 सितंबर 2025 तक। अब ये टैक्स ईयर कौन सा होगा, इसके बाद चले जाए 30 जून कौन से वाला आएगा, 30 जून 2026, तो ये टैक्स ईयर 2026। ओके हो गया बच्चों। ये एक यूनिवर्सल रूल है, आपने अगर 30 जून पे डेट नहीं आ रही तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है उसके बाद जो 30 जून आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, टैक्स ईयर हो जाएगा। ओके जी। चेंज इन टैक्स ईयर हमारा एक टॉपिक था कि क्या हम टैक्स ईयर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप, रिटर्न एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, किसको, कमिश्नर एफबीआर को, ठीक है। नंबर सेकंड, रीजंस बताने पड़ेंगे किसके, चेंज के मैं क्यों चेंज करना चाहता हूं। अगर कमिश्नर आपके रीजंस के साथ क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ, तो वो आपको क्या दे देगा, अलाउ कर देगा, परमिशन दे देगा। और अगर ना सेटिस्फाई हुआ तो आपके एप्लीकेशन को क्या कर देगा, रिजेक्ट। इस रिजेक्शन को आप चैलेंज कर सकते हो किसके पास, चीफ कमिश्नर के पास, ठीक है। लेकिन चीफ कमिश्नर का जो भी डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल। ओके हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा पर्सनल स्टेटस। पर्सन मींस टैक्स में एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जब भी होगा, याद आ रहा है, तो मैंने कहा था हमेशा न्यूमेरिकल में, थ्योरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकली हमेशा आपने डिसीजन लेना है सैलरीड है या फिर नॉन सैलरीड, ठीक है। फार्मूला था इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल टैक्सेबल इनकम। अगर इस फार्मूले से मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, अगर परसेंटेज में आंसर आएगा, अगर 75% से ज्यादा है तो सैलरीड, अगर एग्जैक्ट 75% है या उससे कम है तो नॉन सैलरीड, ठीक है। सेकंड पर्सन हमारे पास कौन हो सकता है, एओपी। ये दोनों आपके न्यूमेरिकली भी टेस्ट होंगे। कंपनी, गवर्नमेंट जो है ना, ये भी कंपनी में आता है। पर्सन मींस एन इंडिविजुअल, एओपी आर कंपनी, तीन है, ठीक है। गवर्नमेंट पे कौन सा पर्सन का स्टेटस लगेगा, कंपनी का। ओके हो गया। फिर था रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़ा 1 by 1। सबसे पहले इंडिविजुअल का हमने पढ़ा कि अगर किसी इंडिविजुअल का फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान हो इन अ सिंगल टैक्स ईयर, ये बच्चों याद रखना है। क्या याद रखना है, टैक्स ईयर वाला काम क्या करना है, याद रखना है। अगर किसी इंडिविजुअल का एक टैक्स ईयर में फिजिकल स्टे हो फॉर 183 डेज और मोर, तो हम कहेंगे कि वो रेजिडेंट है। ये दोनों रूल्स जो है ना, इसके लिए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का होना जरूरी है। पहले वाला 183 के लिए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का होना जरूरी नहीं है। ये दो रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कि वो किसी दूसरे कंट्री में, सिंगल कंट्री में लिखा हुआ है 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए प्रेजेंट हुआ, ना हुआ, मतलब 182 नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्रीज फॉर 1, मतलब 181 डेज के लिए दूसरे कंट्री में हुआ ना 181, तो पाकिस्तान का वो क्या ट्रीट किया जाएगा, रेजिडेंट। और वो किसी दूसरे टैक्स ईयर का रेजिडेंट टैक्स पेयर ना हो। रेजिडेंट टैक्स पेयर मैंने आपको बताया था, कौन सा टैक्स पेयर, कौन सा टैक्स पेयर, रेजिडेंट, रेगुलर टैक्स पेयर। कौन सा बच्चों, रेगुलर टैक्स पेयर। ओके। फिर एओपी था। एओपी का हमने देखना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, होली या पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हो। कंपनी थी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हो, और या फिर वो कंपनी क्या हो, इनकॉर्पोरेटेड, या फिर इनकॉर्पोरेटेड का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है, रजिस्टर्ड के लिए। और गवर्नमेंट जो है वो ऑलवेज रेजिडेंट, इसके साथ लिख ले। गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स भी जो है ना विदाउट एनी कंडीशन क्या होते हैं, रेजिडेंट होते हैं, ठीक है। फिर आ जाए स्कोप ऑफ इनकम पे, किस पे बच्चों, स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप का मतलब क्या है,
कि कौन से बंदे की कौन सी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखना है क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस, कि ये बंदा रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट हो तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या है, पाकिस्तान सोर्स प्लस फॉरेन सोर्स। सोर्सेज ऑफ इनकम यहां पे आ गए। सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं, दो। कौन कौन से, पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स। ओके बच्चों, हाँ जी। पाकिस्तान सोर्स क्या है, जिसका सोर्स कहां पे प्रेजेंट हो, पाकिस्तान में। फॉरेन सोर्स कौन सी इनकम है, जिसका सोर्स पाकिस्तान से बाहर हो। नॉन रेजिडेंट की सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, पाकिस्तान सोर्स। उसकी फॉरेन सोर्स वैसे भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। ओके बच्चों, बोले क्लियर है कि नहीं जी। उसके बाद क्या है, अच्छा अब समझिएगा, यहां पे इसके कुछ एक्सेप्शंस है बच्चों। क्या है एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस क्या है कि ये इनकम्स हमेशा क्या होंगी बच्चों, क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी। हेलो, कुछ इनकम्स है ना जिस पे टैक्स बिल्कुल नहीं होगा। चैप्टर नंबर 16 था या 15 था, यहां पे पढ़ लो। ओके, नंबर फर्स्ट एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, डजंट मैटर वेदर इट इज पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स। एग्रीकल्चर इनकम पे किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा। नंबर सेकंड है प्रेसिडेंट ऑनर्स। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से आपको कोई पैसे, इनाम, कोई भी चीज मिल जाए, उस पे भी टैक्स नहीं है। यार वो बच्चियों के हॉस्टल में कहाँ पे, एक ग्राउंड फ्लोर पे एक नीचे बेसमेंट में, हाँ। प्रेसिडेंट ऑनर्स, प्रेसिडेंट ऑनर्स, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको कोई इनाम, कैश प्राइस, कोई भी चीज मिल जाए, उस पे टैक्स नहीं होगा। नंबर थर्ड है फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, या जिसको हम कहते हैं एम्बेसडर्स। क्या कहते हैं बच्चों, उनके इनकम्स पे भी पाकिस्तान में आके वो पैसे कमाएंगे तो उस पे टैक्स नहीं होगा। नंबर 4 है स्कॉलरशिप्स। आपको गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से, किसी यूनिवर्सिटी से आपको स्कॉलरशिप मिले, स्कॉलरशिप पेरेंट्स से नहीं मिलना, ठीक है। स्कॉलरशिप आपको किसी इदारे से मिले, गवर्नमेंट से मिले, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और एक आप जानते हो टैक्स ट्रीटी के थ्रू भी आपकी इनकम क्या हो सकती है, एग्जेम्प्ट हो सकती है। और नंबर 6 है कि सपोर्ट पेमेंट बाय स्पाउस टू लिव अपार्ट। मियां बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाए और उसमें एक दूसरे को सपोर्ट के लिए पेमेंट कर रहा हो, तो जो रिसीवर है उसके हाथों में ये अमाउंट क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये वो इनकम्स है जिस पे बिल्कुल टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है। ये चैप्टर नंबर 16 है एग्जेम्पशंस का। मैंने पहले स्टार्ट में मैं इधर नहीं पढ़ाता होता, ठीक है। अब रिवीजन है तो आपको यहां पे पता चल जाए, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, स्कोप ऑफ इनकम। ओके हो गया। अब आ जाए कि नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी, और रेजिडेंट की वर्ल्ड वाइड। रेजिडेंट का मतलब क्या है कि रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स दोनों टैक्सेबल होगी। ये जो ये वाला रूल है ना कि रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम, नॉर्मल रूल क्या है कि क्या होगी, टैक्सेबल होगी। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल के, कि बंदा रेजिडेंट भी होगा लेकिन उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पहला केस है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। पहला केस क्या है बच्चों जी, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट किसे कहते हैं, आ जाए। कहते हैं प्रेजेंट इन पाकिस्तान ओनली बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब,
असाइनमेंट। वो पाकिस्तान आया हो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आने का मकसद क्या हो, अपने जॉब की वजह से आया, किसी असाइनमेंट पे आया, ओके, अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से आया हो। उसका जिस जॉब के लिए आया हो ना, उस जॉब के लिए उसका स्टे 3 साल से ज्यादा ना हो, ये प्रोविजन समझिएगा। अब चाइना से एक बंदा आया डैम बनाने के लिए, इंजीनियर आया और उसने 2 साल गुजारे और वो चला गया। 1 महीना उसने चाइना में गुजारा और अगले महीने उसको दूसरे डैम पे भेज दिया, दूसरे डैम पे। तो सर क्वेश्चन आता है, सर अब क्या 1 साल रहता है, 11 महीने रहते हैं? नहीं, फॉर अ सिंगल जॉब 3 ईयर्स है। कितने के लिए? सिंगल जॉब के लिए, ठीक हो गया। और इसमें बच्चे जो है ना बार बार ये भूल जाते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा हुआ है कि जनाब इन सारे एक्सेप्शंस में बंदे का क्या होना जरूरी है, समझ आ रही है ना? तो फिर ये एक्सेप्शन कंप्लीट होगा। अगर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट का रूल तो वैसे भी क्या है कि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। सिर्फ कौन सी टैक्सेबल होगी, पाकिस्तान सोर्स, ठीक है। तो ये बात समझिएगा कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट एक जॉब के लिए उसके पास 3 साल का टाइम, अगर वो जॉब कंप्लीट करे, चला जाए, वापस आ जाए दूसरे जॉब के लिए, तो फिर 3 साल, वो कंप्लीट करे, तीसरे के लिए आ जाए, फिर 3 साल। समझ आ रही है? ठीक है। तो उसकी फॉरेन सोर्स एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन शर्त क्या रखी, न तो वो फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में रिसीव करे और ना फॉरेन सोर्स इनकम अपने साथ पाकिस्तान लेके आए। अच्छा, अब फॉरेन सोर्स उसने 50 लाख रुपए कमाए और वो पाकिस्तान लेके आया 5 लाख, तो क्या सर सारी टैक्सेबल हो जाएगी? नहीं, जितना पोर्शन वो पाकिस्तान लेके आया या जितना पोर्शन उसने पाकिस्तान में रिसीव किया, सिर्फ वही पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा, उसके अलावा बाकी क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। दूसरा कौन है? रिटर्निंग। ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट जो है ना बच्चों, ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए बनाया गया था। किन के लिए बनाया गया था? ओके, ये किन के लिए बनाया गया था? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब कोई पाकिस्तानी सिटीजन वो फॉरेन कंट्री गया है और वो आ जाए, तो इसके लिए शर्त रखी कि वो पिछले 4 सालों में पाकिस्तान आया हो। अच्छा, नॉन रेजिडेंट का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान आया ही ना हो, आया हो लेकिन वो रेजिडेंट ना बना हो। क्या ना बना हो? रेजिडेंट। और वो करंट ईयर में क्या हो? रेजिडेंट हो। तो उसकी 2 सालों की इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एक करंट ईयर की जिसमें वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट बना और एक अगले साल की। ओके हो गया। नंबर 3 है कि फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट की एग्जेम्प्ट होगी। फॉरेन सोर्स सैलरी। फॉरेन सोर्स सैलरी पे या तो उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया हो, या फिर यहां पे ऑर्डिनेंस में क्या लगा है? एंड। इसका पहले भी मतलब बताया था कि इंटरप्रिटेशन क्या है, और इंग्लिश वाला एंड नहीं है, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली नहीं, ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि उसने फॉरेन कंट्री में फॉरेन सोर्स सैलरी पे टैक्स पे कर दिया, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। या फिर उसने फॉरेन कंट्री में फॉरेन सोर्स सैलरी पे टैक्स बेशक पे ना किया, लेकिन वो उस टैक्स ईयर के आखिरी दिन से पहले पहले पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके बच्चों, बोले। और टैक्स ट्रीटी मैंने आपको बताया था कि टैक्स ट्रीटी 2 स्टेट्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, उसका नाम है। ठीक है। तो अगर उसके टर्म्स एंड कंडीशन इस टाइप के हो, ठीक है, कि उसमें फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो उस केस में भी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आ जाए हेड्स ऑफ इनकम। पहला हेड ऑफ इनकम है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी की डिफिनीशन है, बेसिस ऑफ अकाउंट टैक्सेशन है। किस बेसिस पे टैक्सेबल होगी? रिसीट बेसिस पे। ठीक है। ये वैसे है। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन है, याद है? सैलरी इन एरियर्स। अच्छा, अगर एडवांस में सैलरी मिले सर, फिर भी नहीं, एडवांस में मिले तो फिर भी किस बेसिस पे टैक्सेबल होगी? रिसीट बेसिस। ये एक्रूअल बेसिस वाला
रूल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन अवेलेबल है सैलरी इन एरियर्स के केस में, एडवांस के केस में ये अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया बच्चों। दूसरा हमने पढ़ा था कि इसमें एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप होना मस्ट है। क्या होना मस्ट है? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। एक बंदे के साथ मैं 2015 में जॉब कर रहा था, वो 2026 में मुझे कोई बेनिफिट देगा तो वो 2026 में मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी ट्रीट की जाएगी, क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। ठीक है, मैं 2030 में किसी के पास जाऊंगा, वो आज मुझे कोई बेनिफिट दे दे, वो मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। ओके बच्चों, अब हमने पढ़ा था कि जब एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हो, एक क्या हो और दूसरा क्या हो। ओके, तो हमने कहा इस रिलेशनशिप में ये पहले वाला बंदा जो भी बेनिफिट्स देगा वो इसकी क्या होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अब ये बेनिफिट्स डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। सबसे पहले है अलाउंसेस। अलाउंसेस में बेसिक सैलरी है टोटली टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंस टोटली, कन्वेंस अलाउंस टोटली, मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके हो गया। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा कुछ कंफ्यूजन आ रही है, मैं बार बार कह चुका हूं, फिर सुनिएगा। अलाउंसेस, अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंस दे दे। इधर देखें, फॉर एग्जांपल राइस जो है वो अब्दुर्रहमान को अलाउंस दे दे। अब देखें, हाँ, अलाउंस का कॉन्सेप्ट समझना, एग्जाम के आप करीब है ये समझना कि यार हमारा पेशावर में एक ब्रांच है और आप उधर जाके टैक्स की क्लासेस पढ़ा लें 10 दिनों के लिए। ओके, मैंने कहा ठीक है, मुझे अलाउंस दिया कितना, 1 लाख। मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये जो आप उधर होटल में स्टे करेंगे ना, ये उसके पैसे हैं, ये जो आपका उधर अदर एक्सपेंसेस होंगे उसके पैसे हैं। ओके, ये जो उधर आप खाना खाएंगे उसके पैसे हैं। ठीक है, अब्दुर्रहमान को लाख रुपए मिले, लाख रुपए मेरे खर्च हो गए। मुझे बताए मेरे जेब में कुछ आया? ये अमाउंट क्या हो जाएगी? टोटली एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगी? ओके, क्योंकि इस पैसों से मैंने क्या काम किया? ओके, बोले बच्चों, अब मुझे दिया 50,000 रुपए। जब मैं वापस आया मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये जो आपने उधर क्लासेस पढ़ाई है उसकी रिम्यूनरेशन। क्या है? और इसको भी नाम क्या दिया? अलाउंस। ये पैसे कहाँ गए? एम्प्लॉय के जेब में गए। कॉमन सेंस यूज करे, बेनिफिट है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएंगे? टोटली टैक्स। समझ आ रही है? अब आप देखो, जो अलाउंस इस टाइप का हो जो कि उसके खर्चे हुए हो एम्प्लॉय के और वो एम्प्लॉयर पे कर दे, तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होंगे। वो क्या होंगे? टोटली। लेकिन अगर उसके जेब में आ जाए तो फिर वो क्या होंगे? टोटली टैक्स। समझ आ गई बच्चों? बोले जी। 20,000 टैक्सेबल। ठीक है, ये पहले एग्जेम्प्ट होता था, अब टैक्सेबल है। अगर लाख रुपए खर्चा हुआ, लाख रुपए दिए, खर्चा 80,000 हुआ, बचत कितनी हुई? तो जेब में कितने गए? 20,000, वो टैक्स है। ओके बच्चों जी। फिर है एसेट्स। एसेट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 2 तरह के लिए देता है, या तो यूज के लिए देगा या फिर पहले ट्रांसफर पढ़ लेते हैं। अगर ट्रांसफर करेगा तो फार्मूला क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? नेट बेनिफिट कहां पे जाएगा? 10 लाख की चीज है 8 लाख में दे दी, 2 लाख रुपए इनकम फ्रॉम सैलरी। जी, अब आ जाए अकोमोडेशन।
अकोमोडेशन हायर आप लेंगे 45% आप बेसिक सैलरी या एक्चुअल रेंट, ठीक है। कार है 10% लेंगे या 5% लेंगे, अगर बोथ पर्पजेस के लिए है तो 10%, अगर 5%, अगर सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है फिर 5%। अब इधर समझिएगा, गाड़ी बच्चे एम्प्लॉयर ने क्या की है, या तो परचेज्ड हो सकती है या लीज्ड हो सकती है, ठीक है। अब अगर ये कार एम्प्लॉयर, ये तो आपको समझ आ गई ना, ये पॉइंट समझिएगा, अगर एम्प्लॉयर ये गाड़ी कहां से ले, कहां से ले, रेंट ए कार से, तो एम्प्लॉयर रेंट पे करेगा। हाँ, फॉर एग्जांपल कितना रेंट पे कर रहा है, और ये गाड़ी जो है ना आपको कह रहा है कि 50-50 यूज हो रहे हैं, 50% पर्सनल और 50% ऑफिस, तो अब क्या 5% लेंगे? नहीं, अब इसका इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके हो गया बच्चों। अब लीज वाला कौन सा है? ये वो वाला लीज है जो के लीज टर्म के एंड होने पे मालिक बन जाएगा कौन? एम्प्लॉयर। बैंक से लीज किया, इंस्टॉलमेंट्स पे लिया। अगर रेंट ए कार से ले लेना, किससे ले ले बच्चों? रेंट ए कार से। तो फिर जो रेंट पे कर रहा है ना, वो जितना बेनिफिट आपने 70% है, 30% है एम्प्लॉय के यूज में, जो उसके पर्सनल यूज में आ रहा है वो क्या होगा? टोटली टैक्सेबल। ओके बच्चों। अगर ये वाला केस हो, एम्प्लॉयर की गाड़ी हो, तो ड्राइवर की सैलरी टोटली टैक्सेबल। ड्राइवर की सैलरी टोटली, मेंटेनेंस टोटली एग्जेम्प्ट। याद रखना, अगर गाड़ी कौन दे दे? एम्प्लॉयर दे दे। लेकिन अगर मेरी अपनी गाड़ी हो और मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे एम्प्लॉयर बेयर करे, फिर टोटली टैक्सेबल। समझ आ रही है? ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके हो गया बच्चों? बोले जी। उसके बाद क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टोटली एग्जेम्प्ट, नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टोटली टैक्सेबल। लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस दोनों हो, तो फिर सिर्फ किसको देखना है? अगर ये कौन सी वाली हो? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगी? टोटली एग्जेम्प्ट, और ये वाली टोटली टैक्सेबल। माशाल्लाह, याद है आपको जी। फिर क्या है? लोन अगर कितना हो? 1 मिलियन तो नो ट्रीटमेंट, मोर देन 1 मिलियन तो लोन अमाउंट इनटू बेंचमार्क रेट, 10% माइनस इंटरेस्ट पेड बाई, नो टैक्स ट्रीटमेंट इफ इंटरेस्ट चार्ज बाई एम्प्लॉयर इज इक्वल टू आर मोर देन, नो टैक्स ट्रीटमेंट इफ इंटरेस्ट इज जी। टर्मिनल बेनिफिट्स ये अब चेंज हो गया है। टर्मिनल बेनिफिट्स में ये जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, इसका वर्ड फाइल जो अभी मैंने इतना टाइम लगाया स्टार्ट में, मैं इसका वर्ड फाइल चेक कर रहा था ताकि मैं ये चेंज कर लूं। ये चेंज हो गया है पेंशन अब चला गया कितने पे? समझ आ रही है? अगर सालाना पेंशन 10 मिलियन से कम हो तो टोटली एग्जेम्प्ट। ओके हो गया। और इसमें एज फैक्टर भी था ना, 70 इयर्स का, वो बुक में है, नोट्स में है। क्या था? कम होगा तो फिर टैक्सेबल होगा। हाँ, फिर जितना भी होगा 10 मिलियन से ऊपर, अगर 70 इयर्स का हो या 70 इयर्स से ज्यादा, तो फिर 10 मिलियन से ज्यादा भी हो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये वाला रूल है, ठीक है। ग्रेच्युटी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मैंने आपको कहा था, ये कौन सी अमाउंट है? लमसम अमाउंट, ठीक है। लमसम जो एक टोटल अमाउंट मिलती है, ठीक है। नो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, ये तो है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए टोटली एग्जेम्प्ट। अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड से भी एग्जेम्प्ट। अप्रूव्ड ग्रेच्युटी स्कीम से एग्जेम्प्ट अप टू
और अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी से 75,000। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम हो या अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड हो, दोनों का सेम ट्रीटमेंट है, याद है ना जी। और इन केसेस में ये टोटली ग्रेचुटी टैक्सेबल होगी अगर कितने ग्रेचुटी रिसीव करेगा, मोर देन, मतलब अगर दूसरी रिसीव करेगा तो पहले वाले पे एग्जेम्पशन मिली होगी, दूसरी वाली टोटली। इट इज रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट, इट इज रिसीव्ड बाय नॉन एम्प्लॉय, और इट इफ नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान और रीएम्प्लॉयमेंट जी। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड बच्चों दो तरह के होते हैं। प्रोविडेंट फंड कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक रिकॉग्नाइज, याद है प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड और एक होता है ओके। रिकॉग्नाइज्ड में एम्प्लॉय अच्छा, रिकॉग्नाइज के लिए याद रखना हम हर साल इसकी टैक्स ट्रीटमेंट करते हैं, ये आप भूल जाते हैं हर साल। ओके हो गया। इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होगी? एग्जेम्प्ट, हाँ एग्जेम्प्ट होगी ना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगी, लेकिन इसमें भी एग्जेम्पशन होगी अप टू लोअर अप। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसमें हम माइनस करेंगे क्या? एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना? लोअर अप। लोअर अप व्हाट? 1,50,000 या फिर 1/10 आप बेसिक सैलरी प्लस जो अमाउंट बच जाएगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी। इसी तरह थर्ड क्या होता है इसमें? इंटरेस्ट क्रेडिटेड या इंटरेस्ट इनकम। इसमें एग्जेम्प्ट होगा अप टू हायर ऑफ। कितना एग्जेम्प्ट होगा बच्चों? अच्छा, लोअर भी ले सकते हैं, हाँ बताया था ना ऑर्डिनेंस में ना, हायर लिखा है ना लोअर। आई कैप क्या लेता है? हायर, इस वजह से मैं भी आपको हायर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस या फिर 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ओके बच्चों, हाँ जी। फिर है अनरिकॉग्नाइज। अनरिकॉग्नाइज की ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ किस साल करेंगे? रिटायरमेंट या टर्मिनेशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टोटली एग्जेम्प्ट, ये है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टोटली, इंटरेस्ट इनकम टोटली टैक्सेबल। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, गोल्डन हैंडशेक, याद आ रहा है? प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी किसे कहते हैं? एडिशनल पेमेंट्स टू दो विद सैलरी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था गोल्डन हैंड शेक। गोल्डन हैंड शेक जब एम्प्लॉय रिसीव करता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको क्या ट्रीट करें? एनटीआर इनकम, याद आ रहा है? या इसको क्या ट्रीट करें? ये टैक्स रिजीम है। ओके, अगर एनटीआर ट्रीट करेगा तो सैलरी का पार्ट बना लेगा। अगर सेपरेट ब्लॉक ट्रीट करेगा तो फिर भी होगी सैलरी, लेकिन टैक्सेशन डिफरेंट रेट्स पे होगी, सेपरेट टैक्स रेट्स पे। और इस टैक्स रेट्स का नाम क्या है? फार्मूला क्या है? लास्ट 3 years टैक्स लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय लास्ट 3 years टैक्सेबल इनकम। ओके बच्चों, हाँ बोले? मल्टीप्लाई बाई जो रेट आ जाएगा तो उससे डायरेक्ट हम रेट निकाल लेंगे। फॉर्मेट में देख ले, टैक्स लाइबिलिटी के नीचे लिखा हुआ था एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। टैक्स लाइबिलिटी में वो ऐड कर देंगे, एनटीआर इनकम में से निकाल देंगे। टोटल इनकम में शामिल होगी लेकिन टैक्सेबल में से निकल जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके बच्चों, बोले? और अगला है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। जी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में बच्चों डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, याद आ रहे हैं?
एक्विजिशन ऑफ ऑप्शंस क्या करेंगे? नो टैक्स ट्रीटमेंट। डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो जिंदगी आसान। जी गेन, यहां पे सिर्फ गेन आएगा, लॉस नहीं आएगा। वजह क्योंकि इसका गेन सैलरी में जाता है, सैलरी में कभी भी लॉस ओके अगर आ जाए तो क्वेश्चन हमारा खत्म। फार्मूला क्या है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। अगर कोई कॉस्ट होगी, लाजमी नहीं है कि होगी, ठीक है जी। फिर है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कितनी तरह से हो सकती है? दो तरह से। कौन कौन से? विद रिस्ट्रिक्शन और विदाउट। पहले कौन सा पढ़ लेते हैं? विदाउट। कौन सा? विदाउट। यहां भी सिर्फ क्या आएगा? गेन, क्योंकि ये सैलरी में जाता है। कहां पे जाता है? जी फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन एक्वायर किया माइनस टोटल कॉस्ट में कितनी चीजें होंगी? दो, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और दूसरा शेयर, ठीक है। जब विदाउट रिस्ट्रिक्शन एक्विजिशन हुई तो डिस्पोजल भी कितनी तरह की हो सकती है? दो। कौन कौन सी? विद रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? विदाउट। जब विदाउट होगा तो फार्मूला क्या होगा? गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकती है। इधर क्यों लॉस आ सकता है? क्योंकि ये कैपिटल गेन्स में जाएगा। सेल प्राइस आर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितनी चीजें? तीन। कौन कौन सी? ऑप्शन की कॉस्ट, शेयर्स की कॉस्ट और अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड। ओके, इसकी जगह एक और फार्मूला भी बताया था। सेल प्राइस आर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की? एक्विजिशन या अगर रिस्ट्रिक्शन वाला केस है फिर जिस दिन रिस्ट्रिक्शन क्या हुई थी? लैप्स हुई। ओके बच्चों बोले। और दूसरा एक्विजिशन कौन सा हो सकता है? विद रिस्ट्रिक्शन। जब विद रिस्ट्रिक्शन एक्विजिशन होगा उसी दिन कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करनी। किस दिन करनी है टैक्स ट्रीटमेंट? अर्लियर डेट। अर्लियर डेट ऑफ व्हाट? या तो रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाए? लैप्स हो जाए, या फिर तो ये डिस्पोजल कौन सा हो जाएगा? विद रिस्ट्रिक्शन। तो ये डिस्पोजल और ये डिस्पोजल क्या है? सेम, ठीक है। अगर लैप्स की डेट पहले आएगी तो फार्मूला होगा गेन इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितनी चीजें? दो, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ शेयर्स। और अगर डिस्पोजल पहले हुई तो ये कौन सी डिस्पोजल है? फिर फार्मूला क्या होगा? माइनस टोटल कॉस्ट। सिर्फ एक चीज कैपिटल गेन्स में जाएगी, डिस्पोजल विदाउट रिस्ट्रिक्शन। बाकी सारी कहां पे जाएगी? सैलरी। ओके बच्चों। और अगर लैप्स पहले हुआ फिर डिस्पोजल हुआ, फिर ये कौन सा डिस्पोजल होगा? विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ओके बच्चों बोले। हाँ जी। आगे क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाँ जी, दो बातें याद रखना। नंबर फर्स्ट, जिस भी हेड में टैक्स डिडक्ट हो जाए ना, जब कैलकुलेशन करेंगे कौन सी इनकम शो करेंगे? ग्रॉस इनकम। और दूसरा, जो टैक्स की अमाउंट है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, ये डिडक्ट होगा, माइनस होगा कहां से? टैक्स लायबिलिटी में से। याद आ रहा है? ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? हाँ समझ में आ रही बात? तीसरा नाम क्या है? एडवांस टैक्स। कौन सा? एडवांस। और इसके साथ था टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स क्या है बच्चों? क्या है? बेनिफिट। इसका इंपैक्ट क्या होगा?
8 करेंगे किस में, कितने स्टेप्स में कैलकुलेट करना है, याद आ रहा है ना। और ये जो बेनिफिट जितना सैलरी में ऐड किया होगा इतना टैक्स लायबिलिटी में माइनस भी हो जाएगा। ओके बच्चों, बोले क्लियर है कि नहीं जी। ये था इनकम फ्रॉम सैलरी। ये एक क्विक रिवीजन, वैसे मेरा इरादा था कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा ना, लेकिन मैंने कहा चलो 10-15 मिनट में पूरा हेड भी मैं रिवाइज करा देता हूं। ओके हो गया बच्चों जी। सेकंड हेड ऑफ इनकम कौन सा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रैक्टिस इनका कल करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये एडिशनल हेड पढ़ा रहा हूं ताकि कल हम फ्रेश हो जाए ना। आज तो हमारा 1 घंटा आगे पीछे में जाया हो गया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेकंड हेड ऑफ इनकम कौन सा है बच्चों, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बच्चों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बल्कि आ जाए यहां पे लिखे होंगे जी। टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस, ताल्लुक हमेशा किसके साथ होगा, और रिलेशनशिप इसमें क्या होता है, हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड की जी। सर्फ याद है, यहां लिखा हुआ है साइनिंग अमाउंट टोटली टैक्सेबल, अनएडजस्टेबल अमाउंट 1/10 रेंट हायर ऑफ एक्चुअल रेंट, या इसका फेयर मार्केट रेंट का दूसरा नाम क्या है, एनुअल लेटिंग वैल्यू, और फॉरफिटेड डिपॉजिट टोटली टैक्सेबल। ओके हो गया, बोले बच्चों जी। अनएडजस्टेबल के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, याद आ रहे जी। पहला रूल, जिस साल एग्रीमेंट होगा उस साल 1/10 टैक्सेबल होगा, याद है। जिस साल एग्रीमेंट खत्म होगा उस साल अनएडजस्टेबल अमाउंट की, ओपन प्लॉट के केस में नो टैक्स ट्रीटमेंट, याद आ रहा है हाँ। और जिस साल टेनेंट चेंज होगा न्यू के अनएडजस्टेबल अमाउंट में माइनस करेंगे ओल्ड का अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड। ओके बच्चों, जो अमाउंट बच जाएगा उस साल के लिए और अगले 9 सालों के लिए, वो अगर वो टेनेंट है अनएडजस्टेबल अमाउंट बच जाए। समझ आ रही बच्चों जी। फिर है सेल्फ हायरिंग। सेल्फ हायरिंग नहीं पढ़ाया था ना, हाँ बच्चों नहीं पढ़ाया था ना, नोट करें हाँ। सेल्फ हायरिंग आपके कोर्स में है, पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया था अच्छा ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले, सेल्फ हायरिंग क्या चीज है। जी, इसने अपना घर रेंट पे दे दिया किसको बच्चों, किसको, मिस्टर बी को। ये क्या दे रहा है, रेंट पे कर रहा है। ओ सॉरी, इसने रेंट आउट किया ना, पहले ठीक था हाँ। ये क्या पे कर रहे हैं, ये रेंट इसकी कौन सी इनकम है। ओके बोले बच्चों हाँ। अब है एक
जी। दूसरा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया? घर दिया। हाँ, जब घर दिया एम्प्लॉय को बेनिफिट है, कौन से हेड में जाएगा? कोई नई बात है? हाँ, पहले में लैंडलॉर्ड और टेनेंट, दूसरे में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। कोई नई बात नहीं है। अब कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, क्या नहीं होना? ये कौन है? ये कौन है? कितने रिलेशनशिप है? एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट, दूसरा ओके। मुझसे राइज ने घर ले लिया रेंट पे, मुझे रेंट पे करेगा? मेरी कौन सी इनकम है? मैं राइज के साथ जॉब भी कर रहा हूं। पहले वाला क्लियर? मैंने कहा राइज साहब, आपने मुझे कहा है कि आप मुझे अकोमोडेशन देंगे। कहते हैं हाँ दूंगा। मैंने कहा जी अकोमोडेशन कहाँ पे देंगे? कहते हैं फला जगह पे घर है, उधर चले जाए रह ले। मैं जब गया वो मेरा घर खाली था ना, मैंने रेंट पे दिया है। इस्तेमाल करने का इख्तियार किसके पास था? राइज के। राइज ने किसी को नहीं डाला। मैंने राइज को कॉल की है कि ये तो मेरा अपना घर है। कहते हैं दिमाग ठीक है, तुम्हारा अपना घर है, मैं किराया दे रहा हूं, ये मेरा घर है अब। ओके बोले बच्चों, समझ आ रही है कि नहीं? मुझे अपना घर एज एन अकोमोडेशन दिया। तो अब राइज से मुझे कितनी पेमेंट्स आ रही है? एक रेंट एज अ लैंडलॉर्ड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। दूसरा बेनिफिट एज अ अकोमोडेशन, इनकम फ्रॉम, इसको कहते हैं सेल्फ हायरिंग। सेल्फ हायरिंग में कितने हेड्स में इनकम जाती है? 2 हेड्स में। समझ आ रही है? नोट्स में है सेल्फ हायरिंग की डिफिनीशन, ठीक है? डिफिनीशन याद रखना, वो एग्जांपल भी देख लेना। समझ आ गई बच्चों? जी। फिर है बच्चों डिडक्शंस। क्या है? डिडक्शंस। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दूसरा एस्पेक्ट क्या है? एक तो इनकम से, दूसरे क्या है? डिडक्शंस। डिडक्शन में सबसे पहले क्या है? रिपेयर्स, लेकिन लिखा हुआ है ओनली इन केस ऑफ बिल्डिंग, नॉट इन केस ऑफ ओपन प्लॉट। ओके, ओपन प्लॉट के केस में ना अनएडजस्टेबल अमाउंट और ना रिपेयर्स। हमेशा कितने लेंगे? आरसीटी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ये किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है? ग्रॉस रेंट के लिए, ठीक है। इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, फिर भी लेना है। देयर इज नो रिपेयर चार्जेस ऑफ लैंड। कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, याद है ना? लोअर आप लेंगे कितना? एक्चुअल या फिर इंटरेस्ट अगर लिया हो, जो घर किराए पे दिया है, जो दुकान किराए पे, जो प्लाजा वो बनाया हो, उस लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमारे प्रॉपर्टी इनकम का एक्सपेंस। शेयर ऑफ प्रॉफिट टू HBFC हाउसिंग बिजनेस, इस तरह कोई है, वो नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है? अगर उनको देंगे। ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट जानते हो ना? ग्राउंड रेंट में शर्त क्या थी? प्लॉट किसी और का, बिल्डिंग किसी और की। ओके, तो जो बिल्डिंग का मालिक है वो प्लॉट के मालिक को रेंट पे कर रहा होगा। बिल्डिंग के मालिक को जो रेंट आ रहा है वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जो लैंड के मालिक को वो रेंट पे कर रहा है वो ग्राउंड रेंट। तो बिल्डिंग के मालिक का ग्राउंड रेंट क्या होगा? एक्सपेंस। ग्राउंड रेंट जो पे कर रहा है उसका एक्सपेंस जो रिसीव कर रहा है उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। याद आ रहे बच्चों? जी। बेड डेट्स ऑप्शनल। बेड डेट्स याद है? इसका नाम क्या था? इररिकवरेबल रेंट। शर्त क्या थी? ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इनकम, लीगल स्टेप्स लिए हो, बोनाफाइड था कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रॉपर्टी उसके साथ रेंट पे ना हो, जिस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं आया वो भी खाली करवाया हो, और लीगल स्टेप्स लिए हो रिकवरी के लिए, फिर भी ना मिले तो ये आपके क्या है? बेड डेट्स।
आप इनकम फ्रॉम ग्रॉस रेंट पे से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते। एक्सेप्शन क्या है, कौन से हेड में जाएंगे, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। क्या है, सबलेटिंग। मैंने मालिक से घर लिया रेंट पे, मैं उसको जो पे कर रहा हूं उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैंने वो घर दिया बच्चों को रेंट पे, बच्चे जो मुझे रेंट पे कर रहे हैं वो मेरी कौन सी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इस एक्शन को, इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, सबलेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल्डिंग अलोंग विद प्रोविजंस ऑफ यूटिलिटीज एमिनिटीज, वकेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अगर टाइम से पहले मैं प्रॉपर्टी खाली कर दूं और लैंडलॉर्ड मुझे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दे, सिक्योरिटी नहीं मेरी 10 लाख सिक्योरिटी थी, पे की 15 लाख, 5 लाख जो पहले खाली करवा रहे, वो 5 लाख मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन एक साल में नहीं, कितने सालों में डिवाइड करूंगा, 10 ईयर्स में। कितने सालों में, हर साल 10 सालों पे डिवाइड करके हर साल कितना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, 10वां हिस्सा। और डिस्पोजल ऑफ ये नहीं है, अच्छा ये कैपिटल गेन है, अच्छा ये इधर पता नहीं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड क्या है बच्चों, अभी बता दिया। एग्रीकल्चर लैंड से फसल आएगा वो भी एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर लैंड रेंट आउट करेंगे वो भी एग्जेम्प्ट। समझ आ रही है ना बच्चों, एग्रीकल्चर लैंड रेंट आउट करेंगे वो भी एग्जेम्प्ट, खुद फसल उगाएंगे वो भी एग्जेम्प्ट। को ओनरशिप जानते हो ना, जब एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा मालिक हो तो हर एक मालिक की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अलग से कैलकुलेट करेंगे, हर एक मालिक की टैक्स लायबिलिटी भी अलग से कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, बोले। को ओनरशिप का दूसरा नाम क्या है, जॉइंट ओनर्स। ओके बोले, क्लियर है कि नहीं, बस के पढ़ा दूं, हाँ पढ़ा दूं, कैपिटल गेन्स पढ़ा देता हूं, आसान है ना। हाँ ठीक है, कैपिटल कल प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा, कल पूरे क्लास में इन चारों के टॉपिक्स के जो है ना, तीनों के प्रॉपर्टी, चारों के बल्कि सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और बेसिक्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है जी। थर्ड हेड ऑफ इनकम कौन सा है, अब मैं स्टार्ट हो गया हूं, अब अगर आप कहते हो सर सारा करा दे, मैं सारा भी करा दूंगा जी। कैपिटल गेन्स मुझे पता है अभी आधे घंटे बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आना जी। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स देखे बच्चों, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स की डिफिनीशन है गेन आर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल एसेट्स अदर देन सिद्धू, याद आ रहा है, हाँ अदर देन सिद्धू। स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट में नहीं आता। स्टॉक एंड ट्रेड के लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है कंज्यूमेबल स्टोर्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, समझ आ रही है जी। इंटेंजिबल एसेट्स, कौन से एसेट्स बच्चों, इंटेंजिबल एसेट्स। तीसरा डिप्रिसिएबल एसेट्स, क्या कहा था, इंटेंजिबल और डिप्रिसिएबल एसेट का जब लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है, ये कौन से एसेट है, तो इसके ऊपर हम टैक्स डिप्रिसिएशन और टैक्स अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। और अदर पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, ओ याद है ना, एक्सेप्ट कौन सा सेक्शन, 37 नहीं 38, पेंटिंग्स, और ये है कैपिटल एसेट, याद है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी। फर्नीचर, गाड़ी, ये कैपिटल एसेट्स में नहीं आते। ओके हो गया, जेवरात, पेंटिंग्स, कॉइन्स, पुरानी चीजें, फर्स्ट डे कवर, इस तरह की चीजें, ठीक हो गया जी। डिस्पोजल, डिस्पोजल की क्या डिफिनीशन थी, गेन आर लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस आर फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस टोटल कॉस्ट। ओके हो गया। अगर कैपिटल एसेट सारी जिंदगी भी पड़ा हो, कोई गेन या लॉस, इसके लिए ये वाला काम क्या है बच्चों, क्या है, मस्ट है। जब डिस्पोजल होगा और
कैपिटल एसेट का होगा तो गेन या लॉस इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। कैपिटल एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स थे, हाँ याद है? पहला 37 में क्या आते हैं? शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ये वाली चीजें लिस्ट है, याद कर लेना। दूसरा क्या था? 38, इसमें क्या आते हैं? पर्सनल। ये दोनों कौन सी रिजीम लगेगा? एनटीआर इनकम। 38 के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात थी, नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, याद आ रहा है? हाँ जी। अगला क्या था? 37A, लिस्टेड कंपनी के जितने भी सिक्योरिटीज है, कौन सा है? याद है बच्चों? और अगला क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी? पर्सनल। कौन सा रिजीम लगेगा? ओके बच्चों, इसके अलावा कुछ 37A के लिए इंपॉर्टेंट बात, गेन में हमेशा माइनस करेंगे 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड्स एंड कॉस्ट। ओके, इसमें और कोई बात? डिफिनीशंस थे बाकी, हाँ नहीं था ना? हाँ ये सुन ले, 37 का लॉस एडजस्ट हो सकता है 38 के गेन में, 37A के गेन में। 37 आई कैप इसको एडजस्ट नहीं करता, ठीक है? अब आपकी मर्जी। कुछ क्वेश्चंस में आप बच्चों ने पूछा था ना, ठीक है? सेम हेड है, कुछ टीचर्स कहते हैं सेम हेड है भैया एडजस्ट हो सकता है, आई कैप नहीं करता। आई कैप शामिल करता है सिक्योरिटीज ग्रुप ए में, था ना लॉसेस में, याद है? चले आपने जैसे करना है। 38 में नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, 37A का लॉस एडजस्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ गेन में। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉस ऑर्डिनेंस क्या है? जो आपका दिल करे इसके साथ वही करे। ओके हो गया बच्चों? जब नहीं बताया तो अब हम क्या करें? इसके इसमें वैसे लॉस होता ही नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, लेकिन ऑर्डिनेंस ने कुछ नहीं बताया। ओके बच्चों, ये था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। हाँ, और क्या है? अदर सोर्सेस करा दूं? चले ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।